ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। सरकार के खिलाफ फिर लामबंद किसान। निरस्त किए जा चुके 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 3 साल पहले गठित लगभग 40 किसान यूनियनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च से लंबित मांगों के लिए अपना आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह निर्णय कुरुक्षेत्र में आयोजित एसकेएम नेता की बैठक में लिया गया। हालांकि यह अभी तय नहीं है कि यह आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा या नहीं। एसकेएम ने अपने बयान में कहा, हमने 20 मार्च से आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया है क्योंकि देश भर से लाखों किसान 20 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे ताकि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कर्ज माफी सहित लंबित मांगों को लेकर आंदोलन फिर से शुरू किया जा सके। आंदोलन शुरू करेंगे। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि मोर्चा ने 11 दिसंबर 2021 को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था और किसानों ने कहा था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, हमने अभी तय नहीं किया है कि आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा या नहीं, लेकिन 20 मार्च को सभी राज्यों के किसान पहुंचेंगे और बैठक के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख मांगों में किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी, एमएसपी की गारंटी, बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लेना, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल है। यह पूछे जाने पर कि क्या एसकेएम आंदोलन फिर से शुरू करेगा, उन्होंने कहा, यह सरकार पर निर्भर है कि अगर सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो हम आंदोलन को फिर से शुरू करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ेंगे। खबर संख्या 2। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले अजीत डोभाल। अफगानिस्तान को लेकर भारत ने बताया अपना प्लान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के क्रियान्वयन की दिशा में काम करते रहने पर सहमति जताई। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित रही। हालांकि उसने मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं दी। दूतावास ने ट्विटर पर बताया कि एनएसए डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ट्वीट में कहा गया है, विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के क्रियान्वयन की दिशा में काम करते रहने पर सहमति बनी। डोभाल बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर रूस गए थे। भारत में रूस के राजदूत देनिस अलीपोव ने सोमवार को कहा था कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों में और विविधता लाना चाहता है। रूस ने बुलाई थी बैठक। एनएसए की यात्रा से करीब 3 महीने पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का संकल्प लिया था, जिसमें भारत द्वारा रूस से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी शामिल है। डोभाल ने अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिवों एनएसए की 5वीं बैठक में शिरकत की। यह बैठक रूस ने बुलाई थी। डोभाल ने बैठक में कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद तथा कट्टरपंथ फैलाने के लिए अफगान सरजमी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाना चाहिए और भारत अफगानिस्तान के लोगों को जरूरत के वक्त कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बैठक में रूस और भारत के अलावा ईरान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। डोभाल G20 के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में कुछ हफ्तों बाद होने वाली बैठक से पहले रूस गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 1 और 2 मार्च होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। खबर संख्या 3। संसद में बयान पर बुरी फंसी महुआ। मैंने जो कहा वह गाली नहीं थी, अब दे रही सफाई। नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने हालिया बयान पर सफाई पेश की है। संसद में दिए अपने हालिया बयान को लेकर चर्चा में आई महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनकी समझ में उन्होंने संसद में अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। महुआ ने कहा, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया उसका ताल्लुक अरबी शब्द से है जिसका अर्थ पापी होता है। लोकसभा सांसद ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं एक हिंदी भाषी नहीं हूँ। अगर उन्हें अपनी हिंदी में कुछ और अर्थ लगता है तो इसमें मेरी समस्या नहीं है।
महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपना भाषण समाप्त करने के बाद लोकसभा में अपशब्द कहने के लिए इन दिनों सवालों के घेरे में है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रमेश बिधूरी के लिए सदन के पटल पर इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द के लिए महुआ से माफी की मांग की। सेब को सेब कहूंगी। दरअसल 7 फरवरी को महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने तीखे अंदाज में केंद्र सरकार को अडानी के मुद्दे पर घेरा और कई सवाल किए। महुआ का भाषण खत्म होते ही तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राममोहन नायडू अपनी बात रखने लगे। इतने में महुआ अपनी सीट से उठीं और सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के लिए अपशब्द इस्तेमाल किया। इसी को लेकर अब वह विवादों में फंस गई है। इससे पहले जब बुधवार 7 फरवरी को बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसको लेकर महुआ ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि बीजेपी हमें संसदीय शिष्टाचार सिखा रही है। मैं सेब को सेब ही कहूंगी, संतरा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वे मुझे विशेषाधिकार समिति के सामने ले जाएंगे तो मैं अपना पक्ष रखूंगी। खबर संख्या 4। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर खतरा। अफगानिस्तान में एक बार फिर हालात अशांत हो सकते हैं। खबर है कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट भारत, ईरान और चीन के दूतावास पर आतंकवादी हमले करने की धमकी दी है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी संगठन तालिबान और इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट के सदस्य देशों के बीच रिश्ते कमजोर करना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट खुरासान ने खुद को तालिबान का सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर स्थापित कर लिया है। कहा जा रहा है कि वह यह दिखाना चाहता है कि तालिबान देश को सुरक्षा नहीं दे सकता। इसमें कहा गया, डिप्लोमेटिक मिशंस को निशाना बनाकर इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट खुरासान तालिबान और क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच रिश्ते कमजोर करना चाहता है। बड़ा आतंकवादी खतरा। आगे कहा गया, समूह ने चीन, भारत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दूतावासों के खिलाफ भी आतंकवादी हमले करने की धमकी दी है। खास बात है कि बीते साल जून में भारत ने काबुल में फिर दूतावास के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। भारत ने वहां अपनी टेक्निकल टीम तैनात की थी। भाषा के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट मध्य एवं दक्षिण एशिया में बड़ा आतंकवादी खतरा है और अपने बाहरी अभियानों को अंजाम देने की समूह की मंशा बरकरार है। सुरक्षा परिषद आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे पर एक बैठक आयोजित करेगी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यालय के अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोनकोव पिछले सप्ताह जारी यह रिपोर्ट पेश करेंगे। रूसी दूतावास पर हुआ हमला। रिपोर्ट में बीते साल सितंबर में रूसी दूतावास पर हुए हमले का भी जिक्र है। कहा गया है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद पहली बार किसी राजनयिक उपस्थिति पर हमला था। दिसंबर में इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट ने पाकिस्तान के दूतावास पर चीनी नागरिकों पर हमले का दावा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट लगभग हर रोज शिया अल्पसंख्यकों पर भी हमले करता है। कहा गया है कि मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट के लड़ाकों की संख्या 1000 से 3000 के बीच है। वहीं अन्य सदस्यों का मानना है कि यह संख्या 6000 से ज्यादा हो सकती है। खबर संख्या 5। सऊदी अफगानिस्तान में बंद किया दूतावास। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया है। इसके अलावा चेक गणराज्य की सरकारों ने भी तालिबान शासित अफगानिस्तान में अपने दूतावासों को बंद कर दिया है। कई देश तो पाकिस्तान या कतर से ही अफगानिस्तान का काम देख रहे हैं। इस कदम को अफगानिस्तान के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह काबुल और अन्य देशों के राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। टोलो न्यूज ने विश्लेषकों के अनुसार बताया है कि अफगानिस्तान में विदेशी राजनयिक मिशनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ऐसे में दूतावासों के बंद होने से अफगानिस्तान वैश्विक स्तर पर प्रभावित होगा।
राजनीतिक विश्लेषक सैयद जावद सिजाद ने कहा, एक देश के दूतावास को दूसरे देश में बंद करने का अर्थ है राजनयिक संबंधों को कम करना। जल्द वापस आएंगे। इस बीच एक पूर्व राजनयिक अजीज मारिज ने कहा, एक प्रमुख इस्लामी शक्ति के रूप में काबुल में सऊदी अरब के दूतावास होने या काबुल से राजनयिक संबंध होने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से यह कई इस्लामिक देशों को तालिबान के साथ संबंधों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। टोलो न्यूज के मुताबिक इस बीच तालिबान द्वारा नियुक्त एक प्रवक्ता ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि सऊदी दूतावास के कर्मचारियों ने प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए काबुल छोड़ा है और वे जल्द ही वापस आएंगे। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा, सऊदी अरब दूतावास को बंद करने की बात सही नहीं है। उनके राजनयिकों को सऊदी अरब में एक सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए कहा गया है। वे इसीलिए गए हैं और जल्द वापस आएंगे। इस संबंध में अफवाहें सही नहीं है। क्रूर फरमान बनी वजह। विश्लेषकों का कहना है कि अफगानिस्तान में विदेशी राजनयिक मिशनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है और राजनयिक संबंधों का निलंबन अफगानिस्तान को प्रभावित कर सकता है। काबुल में दूतावास बंद करने की बड़ी वजह तालिबानी शासन और उसके क्रूर फरमान को माना जा रहा है, जिसकी वजह से हाल के दिनों में महिलाओं और लड़कियों पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई है। टोलो न्यूज के अनुसार सबसे पहले चेक गणराज्य की सरकारों ने यह घोषणा की कि उसने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया है, लेकिन इस्लामिक अमीरात को भले अभी तक किसी भी देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, उसके समेत चीन, रूसी, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के राजनयिकों की काबुल में सक्रिय उपस्थिति अभी भी बरकरार है। खबर संख्या 6। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों के नाम मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में 2 और जजों की नियुक्ति की सिफारिश को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति किया गया है। कॉलेजियम की ओर से दोनों नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है। इन दोनों जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजों के पद हैं और अब एक भी रिक्त नहीं रह गया है। बीते सप्ताह ही सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों के नामों को मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत में जजों की कुल संख्या 32 पर पहुंच गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 34 पद हैं। अब कोई पद रिक्त नहीं। अब 2 नए नामों को मंजूर किए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा हो गया है। उच्चतम न्यायालय में जज का अब कोई पद रिक्त नहीं रह गया है। बता दें कि 2 महीने की लंबी तनातनी के बाद सरकार ने 5 जजों के नामों को मंजूर किया था। बीते शनिवार उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और सोमवार को शपथ दिलाई गई। सरकार की ओर से कई बार जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार होना चाहिए, जिसका जिक्र शीर्ष अदालत ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करते हुए किया था। कानून मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से इस बाबत एक चिट्ठी भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी है, जिसका जिक्र उन्होंने संसद में किया था। बता दें कि कॉलेजियम को लेकर ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव रहा है। खबर संख्या 7। IMF ने पाक को ढेला भी दिया नहीं। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के लिए शायद इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की टीम ने 10 दिनों तक राजधानी इस्लामाबाद में फाइलें पलटीं और अब बिना किसी फैसले के ही वापस जा चुकी है। IMF की टीम ने शहबाज शरीफ सरकार के एक विभाग की जांच की। इस दौरान उसने पता लगाया कि कितनी रकम कहां खर्च होती है। फिर भी $7 अरब के लोन की मांग पर अब तक कुछ भरोसा नहीं दिया है। पाक सरकार ने खुद माना है कि हमारी IMF से यही बात हुई है कि आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के वित्त सचिव हमीद याकूब शेख ने कहा, सभी मुद्दे सेटल कर लिए गए हैं और अब आगे बातचीत जारी रहने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि IMF के साथ किन मुद्दों पर बात बनी है और आगे क्या संभावना है।
फिलहाल IMF की टीम लौट रही है और अपनी लीडरशिप को पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट देगी। इसके बाद 2 से 3 दिन में कुछ फैसला हो सकेगा। इंतजार करते रहे पत्रकार। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी IMF ने रोक लगा दी है। उसका कहना है कि लोन के बारे में कोई अंतिम फैसला लिए जाने से पहले ऐसा न किया जाए। मीडिया के सामने आकर पाकिस्तानी वित्त मंत्री को बयान जारी करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनके घर के बाहर पत्रकार इंतजार ही करते रह गए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ खुद भी IMF की स्थिति पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने POK में एक कार्यक्रम में कहा था कि IMF की टीम इस्लामाबाद में बैठकर हमारी हर फाइल देख रही है, हमारा जीना मुश्किल हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा था, हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हर खर्च को IMF देख रहा है, फिर भी हमें जिंदा कौम की तरह जिंदा रहना है, भीख मांग कर नहीं। शहबाज ने इस संकट के समय भी कश्मीर और कौम का एजेंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमें एक कौम के तौर पर एकजुट होना होगा, उससे ही रास्ता निकल सकता है और तमाम चुनौतियों को मात दे सकते हैं। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।